हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। कल मैं नहीं ला पाई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर थी कल, और आज भी मैं बाहर थी, इसलिए मैं यहाँ पर जो वीडियो आप शूट कर रही हूँ वो आपका भी अपलोड हो जाएगा। केमिस्ट्री 149, फिज़िक्स का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका भी डिले हो चुका है, यानी परसों से ही स्टार्ट किया था मैंने। कल मैं कहीं गई थी और आज भी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। इसीलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो आएगी नहीं, आएगी ज़रूर और डेली आएगी। तो आज से हम रेगुलर रहेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे सारी चीज़ें जहाँ से हमने छोड़ा था। तो आज जो हमें पढ़ना है उसकी हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि मैं मैथ्स का कौन सा पहले लेकर आऊँ, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन सा लेकर आऊँ, फिर मैं कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसके पहले मैं लेके आ जाऊँगी, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे जो होते हैं बैक आती रहती है स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले पढ़ लेते हैं। एक दिन में क्या होता है, ठीक है, एक दिन वाली भी वीडियो में लाती हूँ। एक दिन में आप जैसे मैं 40-50 क्वेश्चंस अगर दूंगी, आपको पूरी बुक मान लो आपके पास यूनिट कितने 17-18 यूनिट या 15 मैक्सिमम यूनिट होते हैं हर एक बुक के। वहाँ पर अगर मैं लेकर आ रही हूँ आपके 50 क्वेश्चन तो बहुत इनफ होते हैं। अगर वो आप कर लेते हो ना तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं, पर वो भी नहीं किए जाते हैं। एक दिन में कैसे होंगे, इसलिए आपको थोड़ा पहले से ही पढ़ना होगा। और यहाँ पे मैं पूरी सीरीज़ लाई हूँ क्रैश कोर्स का, आप इसको फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करने से आप बिल्कुल ही पास हो जाओगे और लास्ट में भी 1 शॉट भी आपका आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जहाँ से हमने छोड़ा था। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज इसका 6th पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो हम चलते हैं जहाँ पे हमारा यूनिट था। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पेप्टाइड्स, ठीक है। यूनिट 5 पे हम पहुँच चुके हैं। आपका जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। यूनिट 5 पर हम पहुँच गए हैं फाइनली, और आज हम पढ़ेंगे आपका पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो आप पढ़ोगे, ठीक है, पेप्टाइड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। पेप्टाइड्स में देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता दूंगी, ठीक है। उससे पहले हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, किस किस के बीच में बनता है और कैसे बनाया जाता है, किस टाइप की शेयरिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है पेप्टाइड्स में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप पेप्टाइड का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर देखोगे, पेप्टाइड्स बनाओगे और स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। फिर नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, पेप्टाइड्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है, सबका नामकरण किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद पेप्टाइड की सिंथेसिस कैसे होती है वो आप करोगे। देन उसके बाद सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड प्रोसीजर देखोगे। पेप्टाइड सिंथेसिस में कैसे प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है मैरिड फील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, मैरी फील्ड, ठीक है, ये आपका होता है पेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए। फिर हम देखेंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स का आप देखो, बायोलॉजिकली कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंट किया जाता है। देन समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है कंप्लीट चैप्टर। तो अब हम देखेंगे कि आपका पेप्टाइड बनता कैसे है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड देखो, ब्लैंक स्लाइड में ऐड भी नहीं करती और हो भी जाता है, देखो कितना अच्छा चल रहा है। चलते हैं, ठीक है। तो आपका हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, फॉर्मेशन, आज भी मैं पेन लेने गई थी पर मुझे मिला नहीं। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं यार क्या चीज़ है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। दोस्तों ज़रा समझना इसको, ठीक है, कि आप मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है आपका बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स के बनता है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो देख लेना यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अमीनो एसिड्स आपके क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, और वहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड्स है उनके पास होते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब हो गया कि आपका कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। जैसे कि आपका यहाँ पे अटैच्ड होता है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका NH2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका R ग्रुप है। यानी कि सारे अमीनो एसिड्स क्या कायरल एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नो होगा, इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक ऐसा अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एक एक्सेप्शन हो जाता है, और वो
तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली स्ट्रक्चर आपको बताया है और स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन। पागल हो गए ये पेन मेरा, क्या लिख रहा है ये अजीब अजीब गरीब गरीब, एक मिनट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखो पेन तो मेरा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम नया पेन खरीदेंगे, ख़रीदा तो था ही नहीं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो आपका जो मैंने बताया था कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन 2 अमीनो एसिड, तो पहले हम 2 अमीनो एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे अमीनो एसिड। देखो ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इधर हो गया आपका NH2NH2, ठीक है। ज़रा थोड़ा ध्यान देना यार, पेन पागल हो गया है, कोई नहीं हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका R, ठीक है। अब एक और अमीनो एसिड, उसके बाद हम बिटवीन बॉन्ड बनाएंगे आपका। एक और बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका H, ठीक है, यहाँ पे आपका R ऊपर की साइड, और यहाँ पे आपका NH2, ठीक है, NH2। देखो होता क्या है, मेनली जो आपका पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है ना, बिटवीन 2 अमीनो एसिड हो रहा है, लेकिन जो आपका पेप्टाइड फॉर्म बनता है यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो एक कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि शेयरिंग से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए कि कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस इन द सेंस कि आपका कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन में आपका वाटर का रिमूवल होता है। तो यहाँ से आपको देखना है कि हम वाटर का कैसे रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो देखो ये हमने लिया OH और एक इससे लिया H, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वाटर को रिमूव कर दिया, ये हो गया आपका एक वाटर रिमूव। यहाँ से अब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कैसे बना रहे हैं बॉन्ड बिटवीन, तो आपका देखो सेम बनेगा। बाकी ये आपका C, इसके नीचे H, ऊपर R, यहाँ पर आपका NH2, ठीक है, NH2, और ये देखो यहाँ पे आपका क्या बना, CO बचा है, यहाँ पे आपका CO बचा है, तो मैं C डबल बॉन्ड O भी लिख सकती हूँ CO को, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बचा है, यहाँ पे एक H चला गया तो एक N बचा है और एक H बचा है, तो मैंने N लिया, उसके नीचे H लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये कम्प्लीटली सारा सेम लिखोगे, CHR एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये सारा कम्प्लीटली होगा और ये आपका जो बॉन्ड बनता है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। थोड़ा सा राइटिंग में इशू था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होता है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि आपने अमीनो एसिड्स पढ़ा था। अमीनो एसिड्स आपके क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अल्फा अमीनो एसिड जो होता है आपका मोनोमरिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन आपका क्या है, पॉलीमर है, और आपका जो अमीनो एसिड है वो आपका मोनोमर है। मोनोमर है क्यों, इससे मिलकर आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डिटेल अकाउंट इनके स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेपरेशन सारा आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है पेप्टाइड के बारे में, देखो अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर इन स्मॉल और लार्ज नंबर टू फॉर्म डाइमेरिक, ट्राइमेरिक, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होकर चाहे स्मॉल या फिर स्मॉल से लेके लार्ज नंबर ऑफ डाइमेरिक, ट्राइमेरिक और पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो होते हैं आपके बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कई सारे बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में आपका जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा, पेप्टाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में, एंजाइम इनिबिशन में, सब जगह काम आते हैं आपके पेप्टाइड्स, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, अब देखो होता क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे देखो द अमीनो एसिड कंबाइन थ्रू एन अमाइड बॉन्ड, ठीक है। अमीनो एसिड्स कंबाइन हो गए अमाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और उसे हम बोलते हैं क्या, उससे बन जाता है आपका पेप्टाइड्स, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है और पेप्टाइड्स का नेम कैसे किया जाता है ये पढ़ना है, और कैसे सिंथेसिस होते हैं, 2 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसिंग करेंगे, उसके बाद आपका पेप्टाइड बनाएंगे। उसके बाद स्पेशली आपका पॉलीपेप्टाइड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, की ऑफ बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल है, जो आपका प्रोटीन्स हैं, कुछ चेंज होता है इनके अमीनो एसिड सीक्वेंस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड एक साथ मिलकर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, जो आपका पेप्टाइड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं।
तो देखो आपको यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़ है, फॉर्मेशन पेप्टाइड 2 और मोर अमीनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं और पेप्टाइड फॉर्मेशन बना लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी कि आपका H2O का रिमूव करके बना लेते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन में जो आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक अमीनो एसिड्स का और दूसरा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड्स, फॉर्मेशन होता है अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज को मैंने पहले बताया था ना कि आपका एक तरफ CO बचता है जहाँ पे आपने, दूसरी तरफ NH बनता है, यह आपका अमाइड लिंकेज है। ठीक है, दीज अमाइड लिंकेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉर्मिंग द पेप्टाइड, जो अमीनो एसिड आपका पेप्टाइड बनाते हैं उनको हम अमीनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला अमीनो एसिड है, देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O या फिर COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड OH है, दूसरा अमीनो एसिड से आपका, देखो अब आपको क्या करना है, वाटर रिलीज करना है, तो देखो यहाँ से ऐसे ले लिया, ये देखो H2O निकाल दिया। उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH बन रहा है और दूसरा सेम, तो इसको जो इधर बचे होंगे ना, इसे अमीनो एसिड रेसिड्यू कहेंगे और ये आपका एमाइड होता है जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू आपके प्रेजेंट है। अगर 2 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे, 3 प्रेजेंट ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। तो ये एग्जांपल जो होता है आपका, ये वाला एग्जांपल जो है जो ऊपर अभी मैंने कराया, ये आपका डाइपेप्टाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज मिले हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ग्लाइसिन और एलिनिन के बीच में जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो सेम, आप जो सिंपली मैंने बताया ना वाला बना के दिखा सकते हो अगर पेप्टाइड फॉर्मेशन आए तो। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एलिनिन का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में आपको क्या करना है, वाटर रिमूवल। जैसे आप वाटर रिमूवल कराओगे ये सेम रहेगा, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा और ये बन जाएगा आपका डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलिनिन। सिमिलरली आप ट्राइपेप्टाइड भी बना सकते हो और आप पॉलीपेप्टाइड भी बना सकते हो। अगर आपने पेप्टाइड में मोर देन 10 अमीनो एसिड जोड़ दिए तो आप उसको बोलेंगे आप पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टिपिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, टेट्रापेप्टाइड का दे रखा है। टेट्रापेप्टाइड का मतलब आपके 4 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4 इस तरीके से आपके जुड़े हुए और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनने, तो इसे हमने बोला टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको पेप्टाइड को यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। पेप्टाइड आपके क्या हो गए, जो आपका अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, 2 और मोर अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आपके जो आपके 2 या 2 से 2 अमीनो एसिड्स मिलकर वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट है आपका जो बनता है, वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, अगर हमने मोर देन 10 अमीनो एसिड जोड़ दिए तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड बॉन्ड की, वो आपकी पॉलीपेप्टाइड होगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपका टिपिकली क्या है, एमाइड बॉन्ड है, जिसे ये बोल दिया। ठीक है, ये प्लेनर होते हैं। अदर वर्ड्स में बोलेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ना सेम प्लेन पे होता है, इसीलिए हमने इसको प्लेनर कह दिया। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है, जो कि मूव कर सकता है नाइट्रोजन जो होता है ओवरऑल मॉलिक्यूल में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, CONH होता है यहाँ पे, आप ये देख लेना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे लॉन्गर होता है नॉर्मल C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो CN बॉन्ड लेंथ जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है, वो इतनी है, जो एज कम्पेयर टू नॉन पेप्टाइड में CN बॉन्ड इतनी होती है। तो आपके शॉर्टर होते हैं लेकिन स्लाइटली लॉन्गर होती है नॉर्मल C डबल बॉन्ड N बॉन्ड से। यहाँ पे नॉट मच इंपॉर्टेंट, इतना नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन आपको स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देख लोगे, ये बैक बोन है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप पेप्टाइड्स का। ठीक है, द अमीनो एसिड एग्जिट इन पेप्टाइड आर रेफर्स टू एज अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो जो अमीनो एसिड्स लगे होते हैं पेप्टाइड्स के आसपास, वो आपके क्या होते हैं, अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। पेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो R ग्रुप होता है, उनके पास साइड चेन होता है। ठीक है, अब इनके कई सारे जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर R ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जो होंगे इसके स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि लैक हाइड्रोजन एटम अमीनो एसिड एंड रिप्रेजेंट एज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है तो अमीनो एसिड्स को आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, दूसरा आपका लैक हाइड्रोक्सिल मोइटी, यानी कि आपका OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ऐसे लिखा जाएगा। दोनों H एटम हाइड्रोक्सिल मोइटी नहीं है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आपने अल्फा अमीनो एसिड्स को जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया टेट्रा पेप्टाइड, उसके अंदर अमीनो एसिड का एक एंड होता है जिसको एन टर्मिनल कहते हैं। एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा होता है C टर्मिनल। ये ग्लाइसिल रेसिड्यू है आपका, जो आपका क्या है, एन टर्मिनल है। दूसरा जो होता है आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एंड वाले को हम C टर्मिनल कहते हैं।
ठीक है। अमीनो एंड को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, और जिधर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे सी टर्मिनल, ठीक है। देखो, द नेम ऑफ पेप्टाइड इज रिटन बाय रिप्लेसिंग आइन एंडिंग द नेम ऑफ एसिलेटिंग अमीनो एसिड रेसिड्यू विद आइल, ठीक है। सी टर्मिनल पे आप यूज़ करोगे इस तरीके से। देखो, जो आपका ये होगा आइन, वो आपका एसिलेटिंग अमीनो एसिड रेजिड्यू होगा, और वाई एल जो यूज़ होगा वो आपका सी टर्मिनल पे होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपका देखो एलिनाइल, देखो इधर की तरफ आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जो सी टर्मिनल कौन सा हो गया आपका, सी टर्मिनल ये है, एन टर्मिनल ये है, ठीक है। तो इधर प्रेजेंट है एल, तो ये आपका वेलिन का स्ट्रक्चर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्राईपेप्टाइड और आर्जिनो। एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो है आपका पेप्टाइड का कैसे लिखना है, आपको रिप्लेस करना होता है। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आइन से रिप्लेस करेंगे आपके नेम ऑफ एसिलेटिंग अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होगा उसमें हम आइन से चेंज करेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड जिस साइड लगा होगा, और वी वाई एल जो लगा होगा जहाँ पे आपका सी टर्मिनल होगा। तो जैसे कि अमीनो एसिड है आपका एलिनिन और वेलिन, इन दोनों ने कंडेंस करके आपका एलिनिन एसाइलाइट्स बनाया, ठीक है, एसाइलेट्स बनाया। तो जो डाइपेप्टाइड फॉर्म होगा तो उसका नाम होगा एलेनाइल वेलिन, ठीक है। यानी कि कंडेंसेशन हो करके यहाँ पे एलेनाइल वेलिन होगा। तो एलेनाइल जो है वो आपका वाई एल लगा हुआ है सी टर्मिनल की वजह से, और आइन जो लगा हुआ है एन टर्मिनल की वजह से लगा हुआ है। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और रिवर्स अगर कर दोगे तो आप वेलिन एलानाइन हो जाएगा, ठीक है, वेलिल एलानाइन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी दे रखा है आपका, ये देखो अमीनो एंड एन टर्मिनल होता है, और यह कार्बोक्सिलिक एंड जो होता है वो आपका सी टर्मिनल होता है। तो ये ट्राईपेप्टाइड है, तो कैसे लिखोगे आप, ये आपका है आर्जिनिल फिनाइल एलेनाइल ग्लाइसिन, ठीक है। सिंपल पेप्टाइड के पास कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जहाँ पे प्रीफिक्स लगाया जाता है। अब आपको जो देखना है वो प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स कैसे लगाओगे आप, रेसिड्यू जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो उसमें डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। तो आपको पता ही है किस तरीके से लगाया जाता है। अब पेप्टाइड्स की रिप्रेजेंटेशन आपको देखनी है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे होंगे। सिमिलरली एन टर्मिनल और सी टर्मिनल इन पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। तो आप फेमिलियर होंगे एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल ऑफ इन पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेप्टाइड, द एन टर्मिनल इज कन्वेंशनली रिटर्न द लेफ्ट एंड सी टर्मिनल इज राइट। तो सी टर्मिनल आपका किधर होता है, राइट की तरफ होता है, और एन टर्मिनल आपका लेफ्ट की तरफ होता है। तो द फॉलोइंग व्हेन वी राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द पेप्टाइड, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप। ये स्ट्रक्चर देख के लिखना है आपका कि एल एलेनिल, आपको देखो जब स्ट्रक्चर याद होगा ना सारे अमीनो एसिड्स का, यानी एलेनिल किधर है, वेलिल ग्लाइसिल ल्यूसीन, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा इसके लिए, एस्पार्टेट एल एलेनाइल ग्लाइसिन, ठीक है। द कंप्लीट ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन कॉल सीक्वेंसिंग, हम इसे सीक्वेंसिंग कहते हैं, और यहाँ पे हम एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं आपका एन से लेके सी टर्मिनल तक। तो जहाँ पे आपका देखो सबसे पहले एन टर्मिनल पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, फिर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना होगा, इस तरीके से आप लिखोगे। जैसे कि आपका यहाँ पे भी प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट रेसिड्यू अगर आपको दिए हुए हाइफन से लगे हुए, ये इस तरीके से 3 लेटर एब्रीविएशन है आपका। मैंने बताया था 3 लेटर में आपको कैसे लिखना है। 3 लेटर में आपको पहला जो होता है वो कैपिटल बनाना, समझ लो फिनाइल एलानाइन है, तो पी आपको कैपिटल बनाना है, एच और ई आपको स्मॉल बनाना होता है। ये आपके 3 लेटर एब्रीविएशन से यहाँ पे दे रखा है। नेमिंग करनी होगी तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तभी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि ये आपका एन टर्मिनल है और ये आपका सी टर्मिनल है। स्टार्टिंग आपको एन टर्मिनल से करनी है और लास्ट आपको सी टर्मिनल में करनी है। वाई एल लगाना है सी टर्मिनल पे, और इधर आई एन ई लगाना है आपके इधर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कैसे होगी अब आप यहाँ पे देखोगे। तो सिंथेटिक पेप्टाइड्स एग्जांपल आपका डाईपेप्टाइड शुगर सब्स्टिट्यूटेड एस्पार्टेम हार्मोन्स। अब आपके देखो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके डाईपेप्टाइड शुगर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। आपके हार्मोन्स है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कैल्सीटोनिन, इंपॉर्टेंट कमर्शियली और मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी अवेलेबल होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, रिलेबल मेथोडोलॉजी होते हैं। केमिकल सिंथेसिस ऑफ
ऑफ पेप्टाइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंसेप्ट यहाँ पे जो देखना है आपका, स्टेप वाइज असेंबली ऑफ पेप्टाइड का अमीनो एसिड प्रिकर्सर से आपका पेप्टाइड इलोंगेशन से पता चलेगा, जहाँ पे आप कपलिंग कर रहे हो बिटवीन दो अमीनो एसिड्स के बीच में और कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाते हो। फर्स्ट पेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है आपका वो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है, जो आपका पहले ही 20th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड आपने फिशर ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड है, एक देखो यहाँ पे जो दिया था उन्होंने क्या कहा था कि आपका देखो फिशर ने जो दिया था, दे सजेस्टेड प्रोटीन आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि जो आपका प्रोटीन बनता है वहाँ पे कई सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जोड़कर बनाते हैं थ्रो एमाइड लिंकेज, ठीक है। फिशर सपोर्ट किया था एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ग्लाइसिल एलिनिन। सिंथेसिस ऑफ पेप्टीन अक्यूप्लाई बाय 2 वेज। आपका जो पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है वो 2 वेज में होता है, एक आपका है सॉलिड फेज सिंथेसिस और दूसरा आपका सॉलिड फेज रिसेंट। अब देखो, वन इज द सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस और दूसरा आपका सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम पेप्टाइड की फॉर्मेशन जो देखेंगे कि आपका बहुत सारे नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर आपका प्रोटीन बना हुआ है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे आपके 2 मेथड को यूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ पे 2 वेज जो दिया है वो आपका सबसे पहला वेज है सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, दूसरा आपका सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। बेसिकली आपको फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड करना है, तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज होंगे जो हम कैरी आउट करेंगे सिंथेसिस में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला चीज़, व्हेन 2 अमीनो एसिड्स कम टुगेदर टू रिएक्ट, ठीक है, जब 2 अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं और रिएक्ट करते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन मोर देन 1 वे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक अमीनो फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो सकता है वो आपका मोर देन 1 वे में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो वी अंडरस्टैंड दिस टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने ले लिया ग्लाइसिन और एलिलिन, 2 ले लिया, यहाँ पे रिएक्शन किया हमने और 4 डाई पेप्टाइड्स बनाए, ठीक है। एलिलिन ग्लाइसिन बना लिया, एलिलिन एलिनिन बना लिया, ग्लाइसिन ग्लाइसिन बना लिया, डिजायर ग्लाइसिन एलिनिन बना दिया। मिक्सचर है ट्राई एंड हायर पेप्टाइड्स यहाँ पे बन सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, ग्लाइसिन एलिनिन इज इक्वल टू ग्लाइसिन एलिनिन, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बन जाएगी अगर आपने 2 अमीनो एसिड्स लिए तो। अब क्या होगा, द अल्फा अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप डू नॉट रिएक्ट ऑन देयर ओन एंड में रिएक्ट जस्ट बाय प्रोटोन ट्रांसफर टू गिव सॉल्ट्स। अब यहाँ पे देखो, आपका मैंने पहले बताया था कि प्रोटोन का ट्रांसफर भी होता है, यानी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे नेगेटिव है और आपका NH2 जो होता है वो पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करके भी यहाँ पे फॉर्मेशन बनाते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। दिस ग्रुप नीड टू बी एक्टिवेटेड। इन ग्रुप्स को जो है एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, द साइड चेन्स ऑफ सम अल्फा अमीनो एसिड्स विद फंक्शनल ग्रुप कैन इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन अमाइड फॉर्म। आप देखो, आपके पास जो साइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके R ग्रुप की बात कर रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो वो इंटरफेयर करते हैं आपके अमाइड फॉर्मेशन में, तो उन्हें प्रोटेक्शन होने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी इसके अंदर जो आपका पेप्टाइड की सिंथेसिस करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इसमें 3 स्ट्रैटेजीज़ है। तीनों स्ट्रैटेजीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो है पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे कर रहे हो, पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे कर रहे हो, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपके सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस में। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई है पेप्टाइड सिंथेसिस में। सबसे पहला, ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखो अगर स्ट्रक्चर ना बना पाए तो आप सिर्फ इसके नाम भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, ठीक है, एंड रिएक्टिंग इट विद अदर अमीनो। सबसे पहले जो आपका देखो, आपको पता है कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड का। पेप्टाइड सिंथेसिस जब आप करोगे तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप जो करोगे वो करोगे प्रोटेक्टिंग ऑफ द अमीनो ग्रुप का। सबसे पहला क्या कर रहे हो आप, जो फॉर्मेशन 3 स्ट्रेटजी होगी उसके अंदर आप अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का, यानी कि आपके 2 अमीनो एसिड्स होंगे ना, तो उसका जो आप एक्टिवेशन करोगे वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप करोगे, एक अमीनो एसिड्स का, और रिएक्ट करोगे दूसरे से। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोटेक्शन करना है किसका, अमीनो ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक्टिवेशन करोगे वो भी एक अमीनो एसिड का, इसीलिए इसने AA यानी अमीनो एसिड 1, एंड रिएक्ट करोगे दूसरे से। तो कैसे करना है आपका, देखो, प्रोटेक्शन को आपने P से रिप्रेजेंट कर देना, अमीनो ग्रुप, हेल्पफुल मेकिंग दिस अनरिएक्टिव सो दैट अमीनो एसिड रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ओनली। एंड टर्मिनल प्रोटेक्टेड होगा, डाइपेप्टाइड चेन से एक्सटेंड कर जाएगा, एक्टिवेटिंग A क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, रिएक्ट कर रहा है अनदर ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जनरल रिएक्शन जो यहाँ पे मिलेगी आपकी, ये आपका सॉल्यूशन फेज है। P जो है अमीनो एसिड 1 का
प्रोटेक्शन किया आपने, ए जो है आपका क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट कराया, ठीक है। ए जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपने उसको एक्टिवेशन कराया, एक्टिवेशन कराओगे तो उसको ए से रिप्रेजेंट करोगे। पी से आप क्या करो, एक अमीनो एसिड को प्रोटेक्शन कर रहे हो, दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ये कपलिंग हो जाएगा, तो आपका कपलिंग में ये बनेगा, पी यहाँ पे लग जाएगा अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2। इस तरीके से आपका पहली स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, देखो ये स्ट्रक्चर इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, दूसरी स्ट्रैटेजी में प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड एंड कैरिंग आउट द रिएक्शन। आप क्या करोगे, अमीनो पहले आपने सिर्फ और सिर्फ अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था और एक्टिवेट किसको किया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अदर अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे और रिएक्शन करा दोगे। तो जो रिएक्शन होगी, देखो अमीनो एसिड एक है, एक अमीनो एसिड है पहले वाले का, उसको आपने प्रोटेक्शन किया, दूसरे वाले को प्रोटेक्ट किया, कपलिंग रिएक्शन किया, तो आपका इस तरीके से रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगा। देन थर्ड में क्या करना है आपको, प्रोटेक्शन द अमीनो ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड रिएक्टिंग विद द सेकंड अमीनो एसिड विद प्रोटेक्टिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपको थर्ड में क्या करना है, पहले प्रोटेक्ट करोगे अमीनो ग्रुप को, फिर एक्टिवेट करोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है, एक अमीनो एसिड का पहले भी किया था, उसके बाद रिएक्ट करोगे सेकंड अमीनो एसिड से जो कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक्टिवेटेड होगा। तो यहाँ पे आप देख लेना कि आप रिएक्शन से समझ जाओगे, ये पहला अमीनो एसिड है और ये आपका क्या है, एक्टिवेटेड है, अमीनो एसिड 2 प्रोटेक्टेड है, 2 वाला जो क्या है वो आपका प्रोटेक्टेड है। तो ये अमीनो एसिड आपका प्रोटेक्टिंग है, ये वाला प्रोटेक्टिंग है, प्लस में क्या है, एक्टिवेटेड भी है, दोनों की कपलिंग रिएक्शन कराई तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे जो तीनों प्रोसीजर थे वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपका सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि आपको प्रोटेक्शन कराना होता है अमीनो एसिड की सिंथेसिस, यानी कि जो आप पेप्टाइड की सिंथेसिस करा रहे हो उससे पहले हमें जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, उसके बाद जो रिएक्शन कराई जाती है वो कराई जाती है आपकी। अब देखो यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रैटेजीज़ है, कई सारी प्रोसेस थे यहाँ पे, प्रोटेक्शन था, एक्टिवेशन भी किया, डी प्रोटेक्शन भी किया, फंक्शनल ग्रुप से किया, तो आपको मल्टीपल फॉर्मेशन बन गए, ठीक है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ायर पेप्टाइड फॉर्मेशन बनता है। तो देखो प्रोटेक्शन में आपने, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, दस प्रोटेक्शन ऑफ 1 अमीनो एस 1 of the functional group is done in 1 amino acid, the same functional group in other amino acid is not protected, ठीक है। Besides, अब यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट था, ये सारे आप स्टेप्स जो कराए गए थे, इसमें आपको जो है पेप्टाइड की सिंथेसिस मिल गई। आपने यहाँ पे 3 प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस में प्रोटेक्शन किया, एक्टिवेशन किया, डी प्रोटेक्शन किया, इस तरीके से आपका जो है सॉलिड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस से आपको जो मिला वो आपका फ्रेश एक पेप्टाइड बॉन्ड मिल गया, ठीक है, पेप्टाइड बन गया। आप प्रोसीजर देखेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस में, देखो यहाँ पे प्रोसीजरल स्ट्रैप देख लेते हैं कैसे बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। प्रोटेक्शन किया, डी प्रोटेक्शन किया ऑफ अमीनो ग्रुप का। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले प्रोटेक्शन करोगे, किस किस से प्रोटेक्शन करना है ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देना, ठीक है। प्रोटेक्शन देखो करोगे आप पहले अमीनो ग्रुप का और उसका ही क्या करोगे, डी प्रोटेक्शन करोगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर गेटिंग डिजायर पेप्टाइड, यानी कि जब अमीनो एसिड की प्रोटेक्शन करते हो आप, उस ग्रुप की प्रोटेक्शन कर रहे हो तो आपको डिजायर पेप्टाइड मिलेगा, इसीलिए आपका जो है प्रोटेक्शन कराया जाता है। तो प्रोटेक्शन इज डन बाय एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब देखो जब ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम, पहले सिंपली आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से आपको डिज़ायर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, डिज़ायर पेप्टाइड मिलेगा। तो अब आपको कुछ कुछ ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। आप कोई कोई चीज़ें, यानी कि आप किसी चीज़ की हेल्प ले रहे हो ताकि आप प्रोटेक्ट कर पाओ, तो उसके हेल्पफुल के बाद हम देखेंगे कि आपका पेप्टाइड मिलेगा। तो आपका जो प्रोटेक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा असाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप का। ट्रीटमेंट किससे कराओगे आप, एसाइल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड से। सबसे पहले प्रोटेक्शन करा रहे हो आप, वो प्रोटेक्शन इज डन किससे होगा, एसाइलेशन से होगा। आप एसाइलेशन करा रहे हो, वो एसाइलेशन करा रहे हो अमीनो ग्रुप का, किससे आप ट्रीटमेंट लोगे, किससे, एसाइल क्लोराइड या फिर एनहाइड्रेट से। एसाइल जो होगा आपका एमाइड फॉर्मेशन कराएगा, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमाइन एज रिजल्ट देयर एक्टिवेशन गेट रिड्यूस, जिससे इसका एक्टिवेशन कम हो जाए, रिएक्टिविटी रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे कई सारे आपके नंबर ऑफ रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप के लिए, जैसे कि यहाँ पे कई सारे रिएजेंट हैं जो आप रिएजेंट यूज़ कर रहे हो ताकि आपका जो अमीनो ग्रुप है प्रोटेक्ट हो सके। आपका है डाई टर्ट ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट, TBOC बोलते हैं इसको, CBZ। इसके ना आपको जो क्वेश्चन में आता है ना, इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है, जैसे TBOC आपको दे देगा, ठीक है, CBZ दे देगा। बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट या फ्लोरेन 9 आइल
मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर भी कभी कभी बनाने को दे देता है। अगर आप इस याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में आया था कि स्ट्रक्चर एंड नेमिंग के साथ, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखना होता है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने प्रोटेक्शन करा रही हूँ, ठीक है, मैंने एलेनाइन ले लिया, ठीक है, और मैं प्रोटेक्शन किससे करा रही हूँ आपका, मैंने प्रोटेक्शन आपका कराया है डाई टर्ट ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट से, यानी कि BOC ग्रुप, इससे मैंने प्रोटेक्शन कराया। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, जो फॉर्म होगा, यानी आपने जो प्रोटेक्शन की है अमीनो एसिड की, वो इस तरीके से की है, ठीक है। अब आपने प्रोटेक्शन कर दिया, अब आप डी प्रोटेक्शन करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यानी रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप को आपको रिमूव करना है। जब आप रिमूव कर दोगे तो उसे हम बोलेंगे डी प्रोटेक्शन। इन केस ऑफ एन प्रोटेक्शन में आपने BOC को डीप्रोटोनेट करना है। डीप्रोटोनेट करने के लिए आपको हाइड्रोजनलाइसिस करना होता है माइल्ड एसिड्स के बीच में। अब यहाँ पे जो आपके यूज़ किए जाएंगे, देखो सबसे पहले जो होता है ये आपका प्रोटेक्टिंग अमीनो एसिड है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन के आया था आपका वो क्या था, प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजनोलाइसिस करना है। वो आप किससे करोगे, H2 के प्रेजेंस में करोगे, ट्रांजिशन मेटल लोगे, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। यहाँ पे आप करोगे डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, ये डाइक्लोरोमीथेन है आपका। जैसे ही आप इसकी जो आपका प्रोटोनेटेड था पहले ही प्रोटेक्शन में था आपका अमीनो एसिड्स, जब आप ये यूज़ करोगे यहाँ पे हाइड्रोजनलाइसिस करोगे तो ये आपका बनेगा, ये आपका हो जाएगा डी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आपने अमीनो एसिड्स का, यानी कि जो आपको प्रोसीजर में लिखना है, सबसे पहला प्रोसीजर में आपको लिखना है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आपने ये कर दिया प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी हेल्प से किया, BOC के हेल्प से किया, और डी प्रोटेक्शन किसके हेल्प से कर रहे हो, आप रिएक्शन कर रहे हो मेटल कैटलिस्ट से और हाइड्रोजनलाइसिस कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो करना है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या करना है, प्रोटेक्शन करोगे, उसके बाद उसको डी प्रोटेक्शन कर दोगे। तो कार्बोक्सिलिक ऑफ अमीनो एसिड जनरली प्रोटेक्टेड एज मिथाइल, इथाइल और बेंजाइल एस्टर से किया जाता है। स्टैंडर्ड मेथड है आपका, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एस्टेरिफिकेशन। अब आपको एस्टेरिफिकेशन तो पता होगा क्या होता है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड है आपका, आपने ROH, ये अल्कोहल है, इससे क्या करा है, H+ में हीट किया, तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हुआ। एज फॉर अमीनो ग्रुप, डी प्रोटेक्शन जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो डन किया जाता है हाइड्रोलिसिस। अब आपका ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, जो डी प्रोटेक्शन होगा वो किसके हेल्प से होगा आपका हाइड्रोलिसिस एक्वस बेस की हेल्प से। ये आपका एक्वस बेस होता है, NaOH जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वस बेस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप डी प्रोटेक्शन कराओगे तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और यहाँ पे हो गया डी प्रोटेक्शन किसका हो गया आपका, सबसे पहले जो आपने किया था, पहले प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, फिर प्रोटेक्शन किया, डी प्रोटेक्शन किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आपको जो थर्ड स्टेप है उसमें करना है एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो एसिड कपलिंग। आप दोनों की एक्टिवेशन देखोगे। फाइनल स्टेप जो होता है पेप्टाइड सिंथेसिस में, आपका कपलिंग होता है। कपलिंग में क्या होता है, आपका अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन प्रोटेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट टर्मिनल में। इसमें सबसे पहले आपने एक्टिवेशन किया किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। सबसे पहले आप एक्टिवेशन करो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, जहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल होते हैं इसके लिए। फिर सिंपलेस्ट वेब में आपका एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को एक्टिवेट करोगे एट C टर्मिनल पे। इसमें आपको कन्वर्ट करना है एसिड क्लोराइड से। फिर आप किसकी हेल्प से कर रहे हो यार, ये यहाँ पे एन प्रोटेक्शन कर रहे हो अमीनो ग्रुप का। एक्टिवेट करोगे आप C टर्मिनल पे, उसके लिए हमने थायोनिल क्लोराइड का यूज़ किया। फिर अमीनो एसिड C टर्मिनल वाला एक्टिवेट करोगे, जिसके लिए आपको यूज़ करना है शॉर्ट एंड बॉम्बिन रिएक्शन, ठीक है। ये देखो एक्टिवेशन करो, ये आपका क्या प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है। आपने SOCl थायोसाइनाइड यहाँ पे लिया, उसके बाद करोगे BOC एसाइल क्लोराइड, ये हो गया। देन उसके बाद ये आपका जो ये इंपॉर्टेंट था अमीनो एसिड एस्टर की हेल्प से करोगे तो इस तरीके प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड बनेगा। तो आपका प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड। अदर जो टाइप ऑफ कपलिंग रिएजेंट है उसके अंदर आप यूज़ करते हो कार्बोडाइमाइड्स, जैसे कि डाइक्लोरी हेक्साइल कार्बोडिमाइड DCC को रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन ऑफ C टर्मिनल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। इस तरीके से यहाँ भी आप देख लेना किस तरीके से आपका पेप्टाइड का प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रोसीजर होता है, कपलिंग होता है। देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना इतनी इंपॉर्टेंट, तो आप अगर इसे लिख दोगे तो आपका एग्जामिनर बहुत ही फुल मार्क्स देगा, पर ये सारा समझना इतना ईजी नहीं है। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में जब आप लिख कर इसको याद करोगे तब जाकर आपको याद होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप प्रोसीजर को ध्यान रखना और कैसे कैसे किया जाता है वो ध्यान रखना, ठीक है। उसको आप थ्योरी फॉर्म में लिख देना और ये डायग्राम बना देना, स्कीमेटिक डायग्राम। ये पूरा प्रोसीजर है आपका पेप्टाइड सिंथेसिस का। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपका N ग्रुप है, ठीक है। ये आपका क्या है, C है, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, ये आपका अमाइड है, ये R1 है। डी प्रोटेक्शन करोगे, डी प्रोटेक्शन में ऐसा बनेगा। फिर कपलिंग होगी तो दोनों इस तरीके से बन जाएंगे और इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है, देन आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
देखो ये मैचिंग है आपका कि इसमें आप अमीनो एसिड कपलिंग के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हो, अमीनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, डी प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप के लिए क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको करना है, देखो वो था सॉल्यूशन फेज में आपने क्या करा, वहाँ पे पेप्टाइड का फॉर्मेशन किया, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मैरीफील्ड सिंथेसिस आ जाता है, मैरीफील्ड फेज सिंथेसिस। अब यहाँ पे पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए आप मैरीफील्ड का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैरीफील्ड का यूज़ कर रहे हो, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना है आपको। देखो द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड सिग्निफिकेंट लेंथ आपका समझ लो, आपको पेप्टाइड बनाना है, उसके अंदर 10 रेसिड्यूज डाल दोगे। सॉल्यूशन फेज में आपने कई सारे स्टेप्स देखे जहाँ पे आपने पढ़े उसके कौन कौन से प्रोडक्ट बने, और फिर आपने उसको अनवांटेड क्रॉस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस थी, तो टाइम कंज्यूमिंग था वो प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा, तो मटेरियल लॉस हो रहे थे, कई सारे हैंडलिंग में प्रॉब्लम था। इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हुए आप क्या आए, मैरीफील्ड सिंथेसिस। इन्वेंटर ब्रूस मैरीफील्ड इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ सी टर्मिनल पेप्टाइड चेन टू एन इनसॉल्युबल पॉलीमरिक रेजिन। सॉलिड सपोर्ट दिया इन्होंने। अब सॉलिड सपोर्ट कैसे दिया यहाँ पे हम देखेंगे। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन सिंपली डन बाय फिल्ट्रेशन से किया, वॉशिंग बीड से किया, यहाँ पे कई सारे सॉल्वेंट का यूज़ किया। अब यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ ऑपरेशन किए मैरीफील्ड सिंथेसिस ने, किस तरीके से आप पेप्टाइड का सिंथेसिस करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेन असेंबली ऑन द रेजिन, एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करोगे, अमीनो एसिड के एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करो, कोवलेंटली अटैच करने आपको पॉलीमर से, जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। यानी कि आप जो सबसे पहले लिखोगे उसमें आपको ये लिखना है कि सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है, यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं, कई सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं आपके सॉलिड फेज सिंथेसिस में, तो सबसे पहला जो है वो आपका एंकरिंग है। एंकरिंग में आपको क्या करना है कि चेन असेंबली ऑन द रेजिन, एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, जो आपका एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है उसको अटैच करना है एक पॉलीमर से। जब आप उसको एक पॉलीमर से अटैच कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम एंकरिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, क्लीवेज एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ पेप्टाइड चेन। अब आपको क्या करना है, क्लीवेज करना है, और जो आपका पेप्टाइड चेन था प्रोटेक्टेड वाला उसको डी प्रोटेक्ट करना है। तो असेंबली पेप्टाइड इज क्लीव फ्रॉम अ रेजिन, डी प्रोटेक्ट साइमल्टेनियसली। तो आपको अब क्या है, जो रेजिन आपने उसमें अटैच किया था उसको डी प्रोटेक्ट करोगे। तीसरे में क्या करोगे, आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, एक टारगेट पेप्टाइड्स के कैरेक्टराइजेशन से आप उसको प्यूरिफाई करना है। पेप्टाइड इज प्यूरिफाइड बाय एडवांस क्रोमेटोग्राफिक मेथड से करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स मेथड से करोगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, एंकरिंग। एंकरिंग में क्या करना है, जो आपका एन टर्मिनल वाला प्रोटेक्टिव ग्रुप था उसको आप अटैच करोगे पॉलीमर से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जिसको एंकरिंग बोलते हैं। दूसरा स्टेप क्या करोगे, आपने जो रेजिन अटैच किया था उसको डी प्रोटेक्ट करोगे, यानी उसको रिमूव करोगे, क्लीवेज कर दिया। तीसरा आप प्यूरिफिकेशन करोगे पेप्टाइड का, वो आप उससे क्रोमेटोग्राफिक मेथड से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से करोगे। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आ जाता है इसके अंदर मैरीफील्ड सिंथेसिस में। देखो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे रेजिन है, अटैच किया आपने ये रेजिन था आपने बीओसी वाला, यानी कि एन टर्मिनल वाला प्रोटेक्टिव ग्रुप है ये आपका। डी प्रोटेक्शन में आपने इसको हटाया, एक्टिवेशन कराया, कपलिंग कराने के बाद ये स्ट्रक्चर पूरा क्लीवेज से ये वाला, तो ये आप इसको बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपके हो गए, क्या आपने किया, पेप्टाइड की सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलना है डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब हाँ आपको जानना है कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, यहाँ पे कई सारे मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ sequence of amino acids constituted protein is very significant as a type of protein has different function to perform a cell। तो यानी कि टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल इस पर्पस के लिए, यहाँ पे हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड जो होते हैं, फ्री अमीनो ग्रुप होता है, सी टर्मिनल वाले के पास फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये आपको पता ही है। कॉमन मेथड जो हम सिक्वेंसिंग करेंगे प्रोटीन को डिटरमाइन करने के लिए, वो आपके पास 2 मेथड है। The actual protein is sequenced by in the third method, DNA encoded for the protein is sequenced। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो है आपका सेंगस मेथड। इससे आप क्या कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेंगस मेथड से आप क्या कर रहे हो, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग। तो आपका सबसे पहला मेथड, यहाँ पे 3 मेथड आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक है आपका सेंगस मेथड। तो सबसे पहला मेथड की हम बात करेंगे। 3 स्टेज ऑफ मेथड में यहाँ पे आपने अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग की थी। ठीक है, अमीनो एसिड इन इंसुलिन। यहाँ पे देखोगे इंसुलिन में आपने अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करी, यानी यहाँ पे सीक्वेंसिंग करी है, डिटरमाइन किया है आपने इंसुलिन में। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है। सेंगर्स के मेथड में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है।
इसको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर याद नहीं होता, देखो स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स को गेन करवा सकता है, पर अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं तो आप नाम जो लिखोगे ना उससे भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मेरी गारंटी है। तो 3 स्टेप्स में सेंगर मेथड ने क्या किया, अमीनो एसिड की सिक्वेंसिंग की। सबसे पहला था अमीनो टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड लेबल बाय डेरिवेटिव फ्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन। तो अमीनो टर्मिनल जो है आपका, यानी कि एन टर्मिनल है, उसको आपने क्या किया, FDNB से लेबल कर दिया। कॉमनली उसको सेंगस रिएजेंट बोल दिया गया, ठीक है। यानी कि जो आपने अमीनो टर्मिनल है आपका अमीनो एसिड का, जो NH2 वाला अमीनो टर्मिनल है, ठीक है, एन टर्मिनल है, इसको आपने लेबल किया FDNB से, ठीक है, FDNB से आपने इसको लेबल कर दिया, जिसको सेंगस रिएक्शन बोल दिया। फिर ये लेबल किया गया जो आपका लेबल है डेरिवेटाइज पेप्टाइज सब्जेक्टेड टू एसिड। उसके बाद आपने क्या किया, इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस में आपने क्या किया, 6NHCl लिया, इसको आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। थर्ड में क्या मिला आपको, द लेबल डेरिवेटिव अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाई बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक माइग्रेशन रेट थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी से आपने या फिर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से उसको अलग कर दिया। इस मेथड में आपको लेस देन 50 to 70 अमीनो एसिड्स के प्रोटीन मिल जाते हैं। लार्जर प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं आपको प्रोटीएज से। प्रोटीएज आपका एक एंजाइम। केमिकल इन शॉर्टर फ्रेगमेंट्स में लेबल किया जाएगा आपका FDNB में। तो यहाँ पे रिएक्शन को दिखा देती हूँ मैं, देखो सबसे पहले जो आपको पता है, तो आपका एन टर्मिनल वाला जो फ्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन है, ये आपका जो FDNB है, आपने क्या किया, ये FDNB को इस तरीके से जोड़ दिया। जब आपने इसको जोड़ा तो उसके बाद डेरिवेटाइज हो गया। डेरिवेटाइज होने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको मिला है एन टर्मिनल में, आपने इसे जोड़ दिया, ठीक है। जब आपने जोड़ा तो उसके बाद एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद आपको एन टर्मिनल पे इस तरीके से हो जाएगा प्रोटेक्टेड DNP डेरिवेटिव एन टर्मिनल अमीनो एसिड, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये जब मिल जाएगा तो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर से या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेट कर लेना। दूसरा है आपका डेंजाइल मेथड, जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है वो रिएजेंट याद रखना है, किस तरीके से तीनों स्टेप करते हैं वो याद रखना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो है अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग में आपका डेंसाइल मेथड है। दिस मच मोर सेंसिटिव मेथड होता है सेंगर मेथड से, ये मोर सेंसिटिव मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका टर्मिनल अमीनो ग्रुप है प्रोटीन विद डेंसाइल क्लोराइड, आपका ये होता है, ये फॉर्मेशन है टू गिव एन डेंसाइल डेरिवेटिव। एन वाले पे अब आपको क्या, डेंसाइल मेथड में जो आपको यूज़ करना है वो आपके एन टर्मिनल पे सेंगस मेथड में आपका सेंगर रिएजेंट लग रहा था, लेकिन डेंसाइल मेथड में आपका डेंसाइल वाला रिएजेंट लगेगा। डेंसाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, जिसका पूरा नाम आपका 5-डाइमिथाइल अमीनो नेप्थिलीन 1-सल्फोनिल क्लोराइड। फिर आपको मिलेगा एन डेंसाइल डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। फिर इस डेरिवेटिव को आपको हाइड्रोलाइज करना है हाईली फ्लोरेसेंट डेंसाइल अमीनो एसिड के मिक्सचर से, अनप्रोटेक्टिव अमीनो एसिड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये मिलता है तो आप क्या करोगे, इसको क्रोमेटोग्राफिकली डिटेक्ट कर लोगे या फिर यूवी रीजन में फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग डिटेक्ट कर लोगे। सेम है बिल्कुल, रिएक्शन आपको दी हुई है, देखो ये आपका डेंसाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये आपका एन टर्मिनल का अमीनो एसिड है। आपने क्या किया, इसको अटैच कर दिया, एन डेंसाइल यहाँ पे अटैच कर दिया। सेम है बिल्कुल, आपने जैसे FDNB सेंगर मेथड में अटैच किया था, इसीलिए डेंसाइल वाला आप यहाँ पे इसमें डेंसाइल मेथड में यूज़ कर लोगे। फिर एसिड हाइड्रोलाइज करोगे, इस तरीके से मिक्सचर मिलेगा, ये आपका पूरा एन डेंसाइल डेरिवेटिव है एन टर्मिनल अमीनो एसिड का। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके सेपरेशन आप कर दोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एडमान डिग्रेडेशन है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन करते हैं अमीनो टर्मिनल रेसिड्यू का, ठीक है। तो ये आपका एक और मेथड है। Edman formulated a method where the amino terminal residue is labeled and cleaved from the peptide in such a way peptide bond between amino acids residue is not disturbed। इस तरीके से सेपरेशन करेंगे, जो आपका अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करेगा। एडमान डिग्रेडेशन अब फिनाइल कार्बोमील डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अनचार्ज टर्मिनल ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड रिएक्ट विद फिनाइल आइसोथियोन साइड से रिएक्ट करेगा अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन में, साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ टर्मिनल अमीनो एसिड बना लेगा। अब यहाँ पे जो आपका PTH अमीनो एसिड है लिबरेट कर जाएगा और पेप्टाइड शॉर्ट हो जाएगा। एक अमीनो एसिड से यहाँ पे पेप्टाइड का एडमान डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेड करना, यानी कि शॉर्ट करना। PTH अमीनो एसिड्स होगा क्रोमेटोग्राफिकली प्रोसीजर में HPLC यूज़ करेंगे, ये आपका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और फिर इस रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो ये आपका एन टर्मिनल है, ठीक है, और आपने जोड़ा यहाँ पे फिनाइल आइसोथियोसाइनेट, यहाँ पे जोड़ दिया आपने माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन में, आपने यहाँ पे इसको pH 9 में देके ये बनाया, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्रस HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की हेल्प से आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका थायोजोलिन डेरिवेटिव है। थायोजोलिन डेरिवेटिव के बाद आपने एक्वस H+ दिया, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है PTH अमीनो एसिड फिनाइल थियोहाइडेंटियोन अमीनो एसिड, ये आपका पूरा बनता है। आपको नाम याद रख लेना, स्ट्रक्चर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपकी सीक्वेंसिंग होगी अमीनो एसिड्स की, ठीक है। अब देखो एडमान डिग्रेडेशन से आपका क्या मिला, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरीके से।
ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये हो जाता है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड देखने। अब आप बायोलॉजी में कैसे यूज़ कर रहे हो, बायोलॉजिकली कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसका यूज़ कर रहे हो आप बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आप यूज़ कर रहे हो अपना पेप्टाइड का, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आप देखेंगे, ठीक है। तो सीन दैट पेप्टाइड्स वेरी इन देयर स्ट्रक्चर में वेरी करता है क्योंकि उनके पास टाइप एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जैसे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखोगे आप रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल डाइवर्सिटी में देखोगे, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस में देखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका पेप्टाइड वो ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली पेप्टाइड। ऑक्सीटोसिन आपका एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी हैज़ द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से, ये आपका है 9 अमीनो एसिड्स मिलकर बने हुए हैं, अमाइड की फॉर्मेशन करते हुए ऑक्सीटोसिन है। इसका इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन आपने पढ़ा होगा कि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बर्थ एंड लैक्टेशन में, यानी कि टाइम ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन में यानी कि जब मदर्स फीडिंग यानी कि बेबी फीड कर रहा होता है उस टाइम में लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाता है। ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क इजेक्शन का काम करता है, यूट्रिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। जब आपका पार्चुरेशन होता है यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, वो आपका जो हेल्प करता है वो आपका ऑक्सीटोसिन है। मैटरनल बिहेवियर टुवर्ड द चाइल्ड, ठीक है, मैटरनल बिहेवियर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल बिहेव टुवर्ड द चाइल्ड के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन है वो यहाँ पे हेल्पफुल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका रोल है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ होता है, इट गिव्स फीलिंग ऑफ सेटाइजेशन यानी फुलनेस की फीलिंग देता है जब आप फूड को खाते हो, ठीक है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की वजह से। अब आपका नेक्स्ट जो है वो आपका इंसुलिन है। तो इंसुलिन आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आइलेट ऑफ लिंगर अंश से निकलता है, ठीक है, यहाँ से सिक्रीट किया जाता है आपका जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन वो आपके हार्मोन प्रोड्यूसिंग होते हैं और ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन चाहिए होते हैं, राइट। अब यहाँ पे पेनक्रियास से ये आपका आता है, तो पेनक्रियास में आपका आइलेट ऑफ लिंगर अंश होता है जहाँ से ये आपका इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है और ये आपका एंडोक्राइन फंक्शन है। मोस्ट ऑफ अस अवेयर दैट दिस हार्मोन, ठीक है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन आपका वेरी सिग्निफिकेंटली आपका ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में होता है, यानी कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो आपने सुना होगा कि उन्हें डायबिटीज़ है यानी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन जो होता है आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन सिक्वेंसिंग बाय सेंगर ने ये सबसे पहला आपने देखा था ना, मैंने बताया था कि इंसुलिन में जो अमीनो एसिड की सिक्वेंसिंग की थी वो सेंगर ने की थी। तो ये आपका फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग 51 अमीनो एसिड्स होते हैं और 2 डिफरेंट चेन में लगे होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, इंसुलिन का, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन आपका गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन ग्लाइसिन है, ठीक है। अब ये आपका ट्राईपेप्टाइड है जो कि आपके नियरली ऑल सेल ऑफ प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथियोन बॉडी रिक्वायर्ड मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होंगे आपके कौन, ये ग्लूटाथियोन, ठीक है। ग्लूटाथियोन जो होता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में आ रहा है, ठीक है। ये ऑल्सो प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होते हैं कई सारे सेल के अंदर होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो डैमेज कर देते हैं डीएनए और आरएनए को, तो उसका जो स्ट्रेस है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन होता है एजिंग में, यानी ग्लूटाथियोन जो होता है इसका रिडक्शन में आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड में आता है जिससे एजिंग हो जाती है। ग्रो करते हैं ऑल्डर ग्लूथियोनिन लेवल ड्रॉप करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स कराने के लिए ट्रेस मिनरल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में भी इंपॉर्टेंट है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में। स्ट्रक्चरली ग्लूटाथियोन जो होता है अनयूजुअल पेप्टाइड है इन द सेंस ऑफ दैट एन टर्मिनल जो होता है आपका ग्लूटामाइल रेसिड्यू होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, गामा इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। देन जो आपका दूसरी चीज़ है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में आ रहा है वो आपका है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन आपका नोना पेप्टाइड है, यानी कि पेप्टाइड के अंदर क्या है 9 रेसिड्यूज प्रेजेंट है जो कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू रिलीज होता है वैसफिस्टिंग में। फिजियोलॉजिकली ब्रेडिकाइनिन जो होता है पेन कॉजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी जो होता है इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब आपका ब्रेडिकाइनिन जो होता है उसको हम कैलेडिन 1 भी कहते हैं जो क्लोजली रिलेटेड पेप्टाइड कैलेडिन 2 से होता है। ये डेका पेप्टाइड है यानी कि 10 लगे हैं।
बोथ द कैलेडिन हैव एक्सीलेंट मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी। ये कैलेडिन 1 और 2 जो होते हैं कैलेडिन्स, ये आपके मसल को रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी में हेल्पफुल होते हैं सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद आपका इंसुलिन के स्ट्रक्चर में आता है ग्रेमिसिडिन एस। ग्रेमिसिडिन एस जो होता है पेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है ये, ठीक है। साइक्लिक डी का पेप्टाइड होता है, 2 आइडेंटिकल पेंटापेप्टाइड्स लगे होते हैं, 2 पेंटापेप्टाइड्स जो होते हैं हेड टू टेल लगे होते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन है। अब जो आपका ग्रेमिसिडिन एस एग्जिबिट करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्टिविटी दिखाता है, जो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर सकता है। क्लिनिकली एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे लो बायोएक्टिविटी और साइटोटॉक्सिसिटी को क्या करता है, लो करता है, ठीक है। ये आप देख लेना कि स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सम बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स हैं, यानी कि इनका आप चीज़ें देख लेना। देखो सबसे पहले ये आपका एंजियोटेंसिन है, इसका स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ काम होता है, ये हाइपर सेंसिटिव पेप्टाइड्स होते हैं। ग्लूकागोन है आपका, ये स्ट्रक्चर है, ये पेनक्रिएटिक हार्मोन है जो रेगुलेशन करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। और ये आपका इनकैफिलिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, मेंबर ऑफ फैमिली ओपिएट लाइक पेप्टाइड्स में होते हैं। और ब्रेन के अंदर ये पेन बाय बाइंडिंग, पेन इनिबिट करता है पेन को, ठीक है। उसके बाद आपका ये है TRF थायरोट्रोपिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, सीक्रेटेड हाइपोथैलेमस से आता है, TSH में हेल्प करता है। वैसोपेरेसिन आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि टॉनिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड और मेंटेन करता है वाटर को एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल्स में, ठीक है। तो ये है आपका देन आपको जो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको देखना है। ऑक्सीटोसिन आपका कहाँ से आता है, इंसुलिन क्या करता है आपका, ग्लूकागोन क्या है, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक है या हाइपोग्लाइसेमिक है, इस तरीके से आपको बताना है। देन उसके बाद समरी आ जाएगी, समरी के बाद आपके टर्मिनल क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने बताया था आपका लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। जो सॉल्यूशन फेज है ना, ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस बताना है, ठीक है। सेंगस मेथड भी बताना है, उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है। देखो इंसुलिन पे, ग्लूटाथियोन पे, फिर आपको बताना है पेप्टाइड बॉन्ड क्यू प्लेनर है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको ये दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर है ट्राइपेप्टाइड का, 1 लेटर और 3 लेटर के रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी है, ठीक है। और इसके टर्मिनल के आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये हो गए आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा सिर्फ लेक्चर भी देख लोगे तो भी आपके लिए इनफ होगा, पर आप अगर अपने उससे पढ़ोगे अपने स्टडी मटेरियल से इसके साथ साथ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट 6 पढ़ेंगे। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है प्रोटीन्स, ठीक है। यूनिट 6 में आप प्रोटीन्स पढ़ोगे। प्रोटीन में आपको जो है क्लासिफिकेशन देखोगे, सॉल्युबिलिटी के शेप के अकॉर्डिंग, केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी, मॉलिक्यूलर, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर पे प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूनिट हो चुका है समाप्त। हम मिलेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो आपको प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। प्रोटीन के लिए आपको जितने भी मैंने यहाँ पे कितने पार्ट दे दिए, ये आपका पार्ट 6 है, ठीक है। मैंने जितने दे दिए आपका पार्ट 6 है, पार्ट 6 तक आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। आप कर लेना। कल मैंने वीडियो नहीं दी तो आई होप आपने सारे जिसके बैकलॉग रह गया होगा वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैं मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए कौन सा कोड स्टार्ट करूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, ठीक है। मैथ्स के लिए कौन सा स्टार्ट करूँ, फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया है, और अब इसके बाद आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, लाइक तो करना ही है, शेयर भी कर देना, ठीक है। शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कम्प्लीटली इसे कंप्लीट कर लेना है और फिर हम मिलेंगे कल आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, ठीक है, फिजिक्स के साथ भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।